एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए आज क्या क्या है इसमें। तुष्टीकरण की राजनीति का खतरनाक खेल चल रहा है। हमास और जो इसराइल का लड़ाई हो रहा है उसमें डिजिटल भारत का जमीनी लाभ क्या क्या हुआ। फिर न्याय में देरी पर भी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा गुस्सा है। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कुछ अभियान चलाना है और साथ ही अंतरिक्ष में जो भारत का जो तैयारी हो बहुत ही उसका ऊंचा छलांग लगा है। फिर उसके बाद कुछ देखेंगे कनाडा के मामले को और फिलिस्तीन को भी इंडिया ने राहत देना शुरू किया है, यानी कि उसको मदद पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। तभी चलते हैं मुद्दा क्या है। एक मुद्दा है, एक क्वेश्चन है, क्या हाई प्रोफाइल मामले में जांच एजेंसी अपना काम सही तरीके से नहीं करती है। देखिए 85% ने बोला है कि हाँ नहीं करती है और 15% जो नहीं मतलब करती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या देश में अपराध के मामले में साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। देखिए 90% बोला है कि हाँ जरूरत है, क्योंकि जो पुलिस होती है ना वो पूरी तरह मामले की जांच करने के बाद निष्पक्ष नहीं होती है। मैक्सिमम केस में देखा गया कि निष्पक्ष नहीं होती, या तो वो अपने तरीके से कुछ लिख देती या तो फिर किसी के प्रभाव में आकर वह अपना रिपोर्ट लिख देती है और उसके साथ में आगे कोर्ट में भेज देती है। तो उसी तरह का एक नोएडा का एक चर्चित कांड था, निठारी कांड। उसमें क्या था, सारे आरोपित इस आधार पर बरी हो गए कि जांच एजेंसी ने साक्ष्य एकत्र करने का बेसिक काम अपना जो तय मानदंड है उसके आधार पर नहीं किया था। इससे पहले भी सेम आरुषि हत्याकांड में ऐसा ही हुआ था, उस अपराधियों को फायदा मिला। अब है क्या कि जांच एजेंसियों ने साक्ष्य जुटाने का काम सही तरीके से नहीं किया। अब इस तरह से मामले जांच एजेंसी की साख पर भी गंभीर सवाल खड़ा करने के साथ साथ न्यायिक तंत्र में आम आदमी के भरोसे को भी कमजोर करता है कि आम आदमी किस पर भरोसा करे। जो सीबीआई है, जो आईबी है, वह साक्ष्य नहीं जुटा पा रही है कोई अगर क्राइम हुआ है तो। भारत में पुलिस सहित दूसरी एजेंसियां अपराध के तुरंत बाद घटनाक्रम को संरक्षित कर फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के काम वैज्ञानिक तरीके से नहीं करती हैं। देश में फोरेंसिक लैब की भी कमी है। कुछ वर्षों में फोरेंसिक लैब की संख्या जो बढ़ रहा है, लेकिन विकसित जो देश है उससे पीछे हम लोग बहुत हैं। ऐसे में जो आम मुद्दा है, क्या देश में अपराध के मामलों में साक्ष्य जुटाने का काम तय मानकों के आधार पर नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, उसका पोलिंग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम संपादकीय देखते हैं। एक्चुअली संपादकीय जो होता है ना, न्यूज़पेपर का सबसे बोरिंग चीज होता है और लोग उसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन यह जो होता है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आप आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, तो आपको संपादकीय जरूर देखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। भले 10 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन पढ़ना चाहिए, इससे आपका समझ डेवलप होता है। उसी का सॉल्यूशन के लिए मैंने लाया है। देखिए यहाँ टॉपिक है, तुष्टीकरण की राजनीति का खतरनाक खेल चल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं कि हमास इजराइल टकराव का भारतीय मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसे महजबी आंच देकर सियासी रोटी सेकने का पुराना खेल खेला जा रहा है। अब क्या क्या है खेल देखिए। हमास का आतंकी हमला और उसके बाद इजराइल का जवाबी कार्रवाई को देखें तो कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। या हमास का आतंकी हमला और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई को देखें तो कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। पेट्रोलियम उत्पादों के दम पर समृद्ध हुए संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब जैसे पश्चिम देशों को, एशियाई देशों को समझ आ रहा है कि तकनीक और ऊर्जा के नए स्रोत विकास से पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा का भविष्य अब 15 से 20 वर्ष के से अधिक नहीं रह गया है। अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहन का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में देश को अपनी आर्थिक शक्ति बनाए रखने के लिए नई सोच और नई तकनीक की जरूरत है। भारत के साथ प्रस्तावित आर्थिक गलियारा भी उसी रणनीति के अनुरूप है। इसी वास्तविकता को समझते यूएई ने इजराइल के साथ में संबंध स्थापित किया था कि अब तेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने इजराइल के साथ में संबंध स्थापित किया था। अब क्या हुआ, सऊदी अरब का जो है दोस्ती बढ़ना शुरू हुआ था इजराइल के साथ में। अमेरिका मध्यस्थता की थी, अमेरिका मध्यस्थता से जॉर्डन में मुस्लिम देशों के साथ इब्राहिम एकॉर्ड हो रहा था। यह मुस्लिम जगत की बेहतरी के लिए एक समझदार पहल थी, मगर इजराइल पर जो हमास का हमला हुआ पूरे हालात को ही बदल दिया गया है। अब सहज ही समझा जा सकता है कि इन योजना को रोकने के लिए इस्लामिक दोस्तों की प्रतिद्वंदिता की भूमिका भी हो सकती है। सऊदी और अरब और ईरान में टकराव जो है जग जाहिर है, दोनों में बनती नहीं है।
हमास और हिजबुल्लाह भी दोनों को ईरान और तुर्की का समर्थन है। यानी हमास को समर्थन ईरान देता है, हिजबुल्लाह को समर्थन तुर्की देता है। यूएई और सऊदी अरब में भी उसे खतरनाक और कई मुस्लिम देशों में आतंकी संगठन माना जाता है। ठीक है, यह समझ आता है कि आर्थिक दृष्टि से अलग थलग पड़े मुस्लिम देशों का एक गुट सऊदी अरब और यूएई को यूरोप और इजराइल की मदद से शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होने से रोकना चाहेगा। उसका एक ही तरीका था कि मुस्लिम देशों में कट्टरवादी सोच को उभार कर यहूदी बनाम मुस्लिम के संघर्ष को रूप दे दिया जाए, और इसमें सफल भी होते दिख रहे हैं। इसमें कौन किसका दुश्मन है और कौन दोस्त, यह समझना मुश्किल है। लेकिन स्वतंत्र फलस्तीन की सरकार के रूप में फलस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ मान्यता प्राप्त कर चुका है, और भारत भी फलस्तीन के स्वतंत्र सरकार के का पक्षधर है। अब हमास ने उसी के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया, और माना जाता है कि 1967 से 84 तक इजराइल से दोस्ती बनाकर सहायता भी लेता रहा। आज उसकी नज़र में इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है। हमास जिस पीएलओ का दुश्मन था वही आज उसके साथ है। 1981 में इराक का परमाणु रिएक्टर इजराइल ने ध्वस्त कर दिया था। यह माना जाता है कि उसके लिए ईरान ने मोसाद को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी, क्योंकि ईरान इराक युद्ध चल रहा था और इराक का परमाणु शक्ति बनना ईरान के लिए खतरा था। और आज इजराइल क्या है, देखिए, आज ईरान क्या है, इजराइल के विरुद्ध लड़ने की कस्में खा रहा है। अब तुर्की अमेरिका का खास दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, वह ईरान के साथ में है। पश्चिम एशिया के रास्ते से गुजरने वाला वास्तविक आर्थिक गलियारा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई के लिए खतरे की घंटी तो थी ही। जाहिर है कि बदला घटनाक्रम चीन के लिए भी फायदेमंद है। अब इजराइल हमास टकराव में चीन मुस्लिम हितों की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि चीन मुस्लिमों को आप अत्याचार कर रहे हैं, जबकि यह वही चीन है जिसने अपने यहाँ यूंगर मुस्लिमों का दमन किया है। यानी अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए कोई भी किसी से हाथ मिला सकता है, इससे यही देखा जा रहा है। अब देखिए, आज मुस्लिम जगत के समक्ष दो विकल्प है। एक तो आप नई टेक्नोलॉजी लेकर पेट्रोलियम के अप्रासंगिक होने के बाद एक नए भविष्य की नई संभावनाओं के साथ खड़े होना, और दूसरा विकल्प है कि मध्ययुगीन मानसिकता के साथ आतंकी ताकतों का समर्थन करते हुए एक अनिश्चित अंधकारमय भविष्य की ओर जाना। इजराइल ने 75 वर्षों में खुद को एक विकसित देश बना लिया है, तो तकनीक में इतना आगे है कि पश्चिम देशों को इसकी जरूरत पड़ती है। इजराइल के पास रेगिस्तान को हरा भरा करने की एग्रीकल्चर टेक्निक से लेकर एंटी गाइडेड मिसाइल आयरन डोम तक है। अब दूसरी ओर हमास आज भी पानी के पाइप से रॉकेट बना रहा है। पढ़ाई के बदले लड़ाई की मानसिकता से अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन और सोमालिया जैसे देश, तमाम मुस्लिम देश किसी गैर मुस्लिम से नहीं बल्कि आपस में ही लड़कर बर्बाद हो रहे हैं। अब मुस्लिम जगत के साथ भारत में भी जो हो रहा है वो नया नहीं है। पश्चिम एशिया के ताज़ा घटनाक्रम का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसे माजमी आँच देकर सियासी रोटी सेकने का पुराना खेल खेला जा रहा है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर सख्ती नहीं करना, राजीव गांधी के समय कांग्रेस का सद्दाम हुसैन की फोटो का प्रचार करना। इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में खलीफा का पद समाप्त हो गया था, तो कांग्रेस का तुर्की के खलीफा को बहाल करने के लिए आंदोलन का भारत में समर्थन करने जैसे तुष्टीकरण के तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उसी रणनीति के अनुसार आज कांग्रेस कार्य समिति की हमास के हमले पर भी चुप्पी है, तो स्वयंभू सेकुलर नेताओं का फिलिस्तीनी दूतावास जाना यही दर्शाता है। अब देखिए, शरद पवार जैसे नेताओं को हमास से हमदर्दी जताने से कोई भी गुरेज नहीं है। अब इस प्रवृत्ति के ऐसे नेता देश को नहीं अपितु मुस्लिम समाज की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये थोड़ा बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत अपने तरफ से टिल्ड है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में अद्भुत कूटनीतिक दक्षता और संतुलन के साथ काम किया है। भारत ने फलस्तीन को राहत सामग्री भेजी है। इस समय मोदी ही एकमात्र बड़े राष्ट्राध्यक्ष है जिसने फिलिस्तीन और इजराइल के राष्ट्र प्रमुख बात करने में सहज हैं, यानी दोनों लोग बात करते हैं। मोदी की नेताओं के साथ में भी दोस्ती है और साथ में फलस्तीन ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। भारत सरकार स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के पक्ष में है, परंतु इजराइल के साथ शांति वार्ता के द्वारा। यह हमारी 75 वर्ष की नीति है। इसके बावजूद आज भी विपक्षी दल शांतिपूर्ण वार्ता के स्थान पर हिंसा और आतंक और किसी स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के बजाय किसी एक
देश या कौम का वजूद खत्म करने वाले सोच के समर्थन में विदेश नीति बताना चाहते हैं। पश्चिम एशिया में लड़ाई भले ही गाजा पट्टी की हो, मगर भारत में कथित सेकुलर दलों में लड़ाई वोट बैंक की है। और देखिए दूसरा संपादकीय यहाँ डिजिटल भारत का जमीनी लाभ को लेकर है। ठीक है, अब यहाँ डिजिटल भारत के बारे में कुछ ये रमेश कुमार दुबे जो है तो कुछ बता रहे हैं। ये कौन है? केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। तो ये अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि उनको डाटा जो रहेगा वो लगभग सही रहेगा। मोदी सरकार हर स्तर पर अर्थव्यवस्था को डिजिटल कर रही है। इस दिशा में एक बड़ा कार्य देश के भूमि रिकॉर्ड और खसरा खतौनी का डिजिटलीकरण का चल रहा है। इसके पूरा होने पर क्या होगा तो भूमि विवाद, मुकदमाबाजी, जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार आदि मामले खत्म हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के देवरिया की घटना को तात्कालिक रूप से भले ही जमीन विवाद, आपसी रंजिश और प्रशासनिक लापरवाही माना जाए, लेकिन मूल रूप से इसके लिए देश की खराब भूमि प्रबंधन ही तो जिम्मेदार है। अब यही कारण है कि देवरिया जैसी घटनाएं देश में हर रोज घटित होती है, लेकिन पता नहीं चलता है। देश का भूमि प्रबंध घटिया नक्शा, हस्तलिखित भूमि रिकॉर्ड एवं खतरा खसौनी में फैला हुआ है। यहाँ कानूनी विवाद और भ्रष्टाचारों की जड़ है। उपग्रह और कृत्रिम मेघा वाले इस युग में भी भारत का भू संसाधन एवं कानूनों से चल रहा है, जो अंग्रेज हमें देकर गए हैं। अब उल्लेखनीय कि अंग्रेजों ने राजस्व विभाग एवं भू पंजीकरण की दोहरी व्यवस्था को लागू किया था, क्योंकि उनका उद्देश्य राजस्व जुटाना था। तमाम खामियों से भरी यह व्यवस्था आज भी जारी है। यही कारण है कि भारत जमीन के मुकदमों का महासागर बन चुका है। न्यायालय में सिविल के जितने भी मामले, उसमें 66% भूमि या संपत्ति के विवाद से जुड़े हैं। अब देखिए इसको न्यायालय का जो जस्टिस सिस्टम, उसमें डिले में भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। 66% इसको डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं। अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवादों को हल करने में जो औसतन 20 साल लगते हैं। इससे न केवल अदालतों पर बोझ बढ़ता है, बल्कि मुकदमेबाजी में बहुमूल्य जमीन भी फंस जाती है, जिससे इंडस्ट्री और परियोजना के लिए जमीन की उपलब्धता भी प्रभावित होती है। देखिए 2008 में भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन क्या हुआ? इच्छा शक्ति की कमी, सरकार की जो रुचि नहीं है, उसके कारण योजना कागज से आगे नहीं बढ़ी। अब जमीन को लेकर बढ़ते विवाद, भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी की समस्या, स्थायी समस्या के लिए मोदी सरकार ने कब क्या शुरू किया? 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख शुरू किया। इस प्रोग्राम के 3 घटक हैं: भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण और भूमि अभिलेख के साथ इसका एकीकरण। अब इसके तहत भूमि के प्रत्येक टुकड़े को, भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जा रही है। देखिए योजना के बारे में बता रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या एक प्रकार से भूखंड के आधार नंबर की तरह है। एक वर्ष में 9 करोड़ भूखंडों को भू आधार प्रदान किया गया है, ऑलरेडी हो गया। इस नंबर को बैंकों और न्यायालयों से भी जोड़ा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जब भी किसी किसान की खरीद बिक्री होगी, तब खरीदने और बेचने वाले का पूरा विवरण सामने होगा। इससे उस भूमि से संबंधित कोई विवाद या देनदारी होगी तो उसका पता चल जाएगा। अब इसके पहले क्या होता था? मैनुअल होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? ई पंजीकरण के रूप में होने लगा है। अब आगे यदि जमीन का बंटवारा भी होता तो जमीन का आधार नंबर अलग अलग हो जाएगा। अब भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण सबसे पहले जमीन की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, क्योंकि जमीन की पैमाइश अब क्या होगा? ड्रोन कैमरे से होगी। इससे गलती की आशंका 9 के बराबर होगी। भूमि अभिलेखों का डिजिटीकरण भूमि के स्वामित्व का मुख्य दस्तावेज है, इसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब भूमि के रिकॉर्ड की विश्वसनीयता जो है बढ़ने से लोग अधिक भरोसे के साथ में जो है क्रय विक्रय की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अगस्त 23 तक देश में 94.7% गांवों की कृषि भूमि की खतौनी का डिजिटल रिकॉर्ड किया जा चुका है। अब राजस्व भूमि का 76.68% नक्शों का भी डिजिटलीकरण हो चुका है। अब मोदी सरकार ने मार्च 2022 तक जो है सभी गांवों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल करने का टारगेट रखा है। भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच में एक बड़ी बाधा भाषा की भी रही है, क्योंकि सभी रिकॉर्ड या तो हिंदी में होते हैं अंग्रेजी में। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने भू अभिलेखों को क्या किया? 22 भाषाओं में दर्ज करने की योजना बनाई है। इससे जमीन के विवरण के अलावा उसके मालिकाना हक की भी जांच की जा सकेगी। इससे जमीन के अभिलेख में हेर फेर
करके विवाद की आशंका खत्म हो जाएगी। अब जब यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, तब अधिकांश भूमि विवाद खुद ही सुलझ जाएंगे। लेकिन इसको लागू होने होने तक तो बहुत विवाद होगा। देश भर में अब तक 5,300 भूमि रिकॉर्ड कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। साथ ही सरकार डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को अदालत से भी जोड़ देगी। ई कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डाटाबेस से जोड़ने के कई लाभ भी होंगे। अब इससे क्या होगा, भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। अब भूमि विवाद कम होगा, डिस्प्यूट कम होगा, अदालत में मुकदमा कम होगा। इतना नहीं, इस परियोजना से इतना ही नहीं, रुकी हुई परियोजना के कारण देश की जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है वो भी कमी आएगी उसमें। अब भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ उससे जुड़ाव से कल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। बाढ़ और आग जैसी आपदाओं के कारण दस्तावेज के नुकसान की स्थिति में भी यह बहुत ही सहायक होगा। अब राइटर बोल रहे हैं, कुल मिलाकर भूमि विवाद हो या हर स्तर पर बिचौलियों की मौजूदगी, इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब देश की आर्थिकी डिजिटल हो। हमारी आर्थिकी के डिजिटल होने का नतीजा है कि आज विश्व के डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। इन्होंने लगभग जो डिजिटल हो रहा है भूमि का जो रिकॉर्ड, उसके बारे में अच्छी तरह से लगभग कवर किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। न्याय में देरी। देखिए, सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल लंबित मामलों के निस्तारण में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की, बल्कि उन कारणों को निवारण करने की कोशिश किया जिसके चलते समय पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यह सामान्य बात नहीं है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मुकदमों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई है। इनमें से कुछ ऐसे जो बहुत दशकों से लंबित है, यानी कि आज अपराध करते हैं लोग और 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उसको सजा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की जिस मामले की सुनवाई करते हुए न्याय में देरी पर चिंता जताई, वह भी 4 दशकों से अधिक समय से लंबी चला आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह पाया कि लगभग 6% आबादी लंबित मुकदमों के कारण प्रभावित है। अब माना भी कि न्याय में देरी का सिलसिला कायम है, या तो लोगों को न्याय प्रक्रिया से मोह भंग हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्याय प्रक्रिया पर विश्वास भी उठ जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे मामले में भी दशकों लग जाता है। अब इससे क्या होता है, केवल लोगों को परेशानी नहीं होती है और साथ साथ ही में राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक बनता है। अब क्या है, वह जो है प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से न्याय हो। अब क्या है कि केवल न्यायाधीश संख्या बढ़ाने और अदालतों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को नहीं है, बल्कि तारीख पर तारीख की जो सिलसिला चलता है उसको रोकने की है। अब होता क्या है, गवाह नहीं मिलते हैं, कभी गवाह उस टाइम पे पहुंचते नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ जब बुलाया जाए कोर्ट में तो सब लोग फ्री रहें। अब क्या है कि बिना किसी उचित कारण के स्थगन देने और वकीलों की भूमिका के साथ अंग्रेजों के जमाने की दंड संहिता और न्याय प्रक्रिया संहिता में खामियां भी है। अच्छा है कि अब पहल शुरू किया गया है और कुछ ऐसा व्यवस्था लाया जाएगा जिससे कि न्याय में देरी नहीं हो, क्योंकि उसके कारण जो है मुकदमा खिंचते रहता है। अब यह भी कहा गया कि 5 साल से अधिक समय से जो लंबित मुकदमा है उसकी निगरानी के लिए मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक समिति बैठाया जाए और पता किया जाए कि आखिर इतना लंबा क्यों यह रुका हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारा कदम उठाया गया है, लेकिन वो जो है क्या हुआ है, नतीजा ढाक के पात बालाई है। यह समय की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि उसने समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो कदम उठाए हैं वो सही से उस पर अमल हो। अब यह एडिटोरियल जो है ध्वनि प्रदूषण के बारे में है, जो कि हमें थोड़ा समझना है। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सार्थक अभियान क्या है। शोर हमें केवल व्यथित कर सकती है, कभी भीतर की शांति प्रदान नहीं कर सकती। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। यह देश काफी समय से कान फोड़ू शोर से आहत था। अब जाकर वह इस दिशा में सचेत हुआ और पूरा ढाका शहर जो है रोज सुबह 10 बजे से 10:01 तक खामोश रहता है। सुबह 10 बजे से 10:01 तक खामोश रहता है। इस 1 मिनट में ना जाने कितनी वाहन का हॉर्न बजता है और ना ही मस्जिदों के
मतलब कोई भी हॉर्न बजता है, ना ही लाउड स्पीकर बनता है, कुछ नहीं बजता, बस 1 मिनट के लिए शांति रहता है। 1 मिनट में कोई चीख भी सुनाई नहीं देती। 1 मिनट का साइलेंस ज़ोन लोगों को काफ़ी सुकून दे रहा है। अब बांग्लादेश ने ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया है, ढाका को 11 जगहों पर चिन्हित किया। उस स्थान पर रोज आधा घंटा के लिए शोर क्या होता है, थम जाता है। अब देखिए क्या है कि आधा घंटा में क्या होता है। ढाका का औसत शोर 119 डेसिबल है, जो इंसान के बर्दाश्त करने की क्षमता से दुगना है। इसकी वजह से वहां के लोग क्या हुआ था, बीमार पड़ने लगे थे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 60 डेसिबल से ज़्यादा शोर इंसान को अस्थायी बहरा बना देता है, जबकि 100 डेसिबल से ज़्यादा का शोर स्थायी तौर पर बहरा बना देता है। मतलब 60 डेसिबल की अगर आवाज़ आप सुनते हैं, थोड़ा देर के लिए आपका कान सुन्न हो जाएगा। अगर 100 डेसिबल से ज़्यादा का शोर सुनते हैं तो आपको जो है आप बहरा हो सकते हैं। यह सच है कि 1 मिनट या आधा घंटे से कुछ नहीं होने वाला है। अब लेकिन 1 मिनट से आधे घंटे के लिए तो कुछ तो आराम होगा। अब देखिए, अब शोरगुल क्या होता है। आज हम जानते हैं कि बहुत सारा शोरगुल के बीच में रह रहे हैं। अब यह कितना घातक है, अब ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। धीमी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं, तेज आवाज़ हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। बोलते तेज हैं और सुनते भी तेज हैं। ध्वनि प्रदूषण से इंसान चिड़चिड़ा हो रहा है, वो अपनों के प्रति ही हिंसक हो रहा है, आक्रामक हो रहा है। इसका असर केवल इंसान में नहीं है बल्कि जानवर और पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है। बड़े शहर में और इसके गांव भी चपेट में आ रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ गया है। इससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार तेज और लगातार होने वाले शोर से यूरोप में, मतलब यहाँ नहीं, हर साल 48,000 लोग हार्ट डिजीज से शिकार हो रहे हैं। 12,000 लोग क्या है कि बिना मौत के मर रहे हैं। शोर से कभी शांति नहीं मिल सकता, यह हमको व्यथित ही करता है, विचलित करता है, कभी भीतरी शांति प्रदान नहीं करता है। शोर का मुद्दा धार्मिक नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है और इसके खिलाफ जो आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे मार्केट में बेवजह हॉर्न बजाए जाते हैं लोगों को। इस तरह से तेज आवाज वाले यंत्रों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण को नजरअंदाज करने वाले का भविष्य बहुत ही अंधकार में है। कल जो हमने लोक लुभावने को नकारते मतदाता का शीर्षक देखा था, उसका एक काउंटर इन्होंने राजेश कुमार चौहान किया है। देखिए क्या बोलते हैं। लोक लुभावन घोषणाओं के होड़ में शीर्षक के आलेख में संजय गुप्त ने कहा है कि राजनीतिक दल यह समझने को तैयार नहीं कि कौन सी योजना लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है और कौन सी अपने पैरों पर खड़ा करने से रोकती है। वैसे चुनाव में रेवड़ी संस्कृति पर लगाम कसने के लिए कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने एक सराहनीय पहल की थी। उसने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन घोषणाओं के साथ यह भी बताना होगा कि उसको सफल बनाने के लिए राजस्व कहाँ से आएगा। अब सवाल है कि अगर राजनीतिक दल ऐसा बता देते हैं तो लोक लुभावन घोषणाओं के लिए राजस्व कहाँ आएगा, तो क्या इतने मात्र से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? अब करना क्या चाहिए? वास्तव में चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों से यह भी पूछे कि अगर राजस्व का ज़्यादा हिस्सा वे लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने में लगा देंगे तो देश के विकास का काम कैसे करेंगे। अब श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर भी बिना सोच समझ के वादा कर दिए जाते थे और फिर बाद में उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होता है कि वह जो है पूरा कर दे। इनका कहने का मतलब यही है। अब क्या है कि मतदाताओं को जागरूकता दिखानी होगी, वह कह रहे हैं। इसका कंक्लूजन अच्छा, मतदाताओं को जागरूकता दिखानी होगी, उन्हें आगे आकर इस संस्कृति को नकारना होगा और सरकार अपने लिए सरकार चुनने में लोगों को उसी तरह की समझदारी बरतनी चाहिए जितनी भी अपने किसी सामान को खरीदने के लिए बरतते हैं। विज्ञापन की चकाचौंध में आकर जो सामान चुनता है उसके बाद में पछताना पड़ता है। मुफ्तखोरी की संस्कृति देश को कमजोर कर रही है। भारत अब अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगा रहा है। अब देखिए ऊंची छलांग में शनिवार को इसरो ने क्या किया, मानव को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के पहले अभियान गगनयान की इस दिशा में बड़ा ही कदम बढ़ा दिया है।
जब परीक्षण यान यानी TVD-1 की सफल उड़ान के बाद क्रू मॉडल बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित उतर गया। अभियान के बाद क्रू सदस्यों को सुरक्षित लाने की प्रक्रिया में मिली यह सफलता महत्वपूर्ण है। इसी के साथ गगनयान अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भारत ने पार कर लिया है। माना जा रहा है कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद हमारा देश अंतरिक्ष में एक और ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। एक्चुअली यह जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं या 2-3 चीज़ों के लिए होता है। एक तो होता है कि वहाँ पर धरती के बाहर इंसान की बसावट का विकल्प लेकर जो है किया जाता है। साथ ही अंतरिक्ष पर्यटन के लिए दरवाजे खुलते हैं, यानी कंपनियां कमाएगी, आपको वहाँ कर ले जाके घुमाएगी और कंपनियां कमाएगी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बेहद चुनौतीपूर्ण है या अंतरिक्ष की यात्रा क्यों चुनौतीपूर्ण है। अब वैसे तो चांद और मंगल उसके पार जाने का हौसला हो सकता है हमारे भीतर, लेकिन अभी ना तो मौजूद अंतरिक्ष यानों के लिए संभव है, ना ही जो है इंसान को चंद्रमा के से पार लेकर वापस पृथ्वी पर सही सलामत ला सके, ऐसा कोई सुविधा है। अब वहाँ पर जाकर इंसान लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रह सके, यहाँ तक कि भविष्य में कभी मंगल ग्रह की यात्रा का कोई सिलसिला यदि बन पाया तो यह माना जा रहा है कि उस यात्रा में मंगल से पृथ्वी तक वापसी में ही इंसान का जिंदा रहना शायद संभव नहीं हो। अब मंगल ही नहीं, चंद्रमा तक भी किसी मिशन को सही सलामत पहुंचना ही बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब यही वजह है कि 1969 के अपोलो 11 मिशन के बाद अभी तक कोई इंसान चंद्रमा पर नहीं भेजा जा सका है। इसलिए ज़्यादा कोशिश यही है कि इंसानों को स्पेस कहलाने वाली पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाया जाए और वहाँ पर जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर थोड़े माह के लिए सभी आदमियों को अदला बदली किया जाए। ठीक है। अब यह अभी तक तो यह काम सारा जो सरकारी स्पेस एजेंसियों के बल पर हुआ था, लेकिन अंतरिक्ष यात्राओं और रिसर्च जो बढ़ रहे हैं, इसके कारण क्या है, सरकारी एजेंसियां इस काम से हाथ खींचने लगे हैं। अब है क्या, वस्तुतः क्या है, अंतरिक्ष पिंडों से खनिजों और बहुमूल्य धातुओं के खनन का काम भी इतना खर्चीला और झंझट भरा है कि कोई भी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी उसमें हाथ डालने से कतराती है। वैसे तो अंतरिक्ष पर्यटन में कमाई की भरपूर संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें खतरों को देखते हुए जोखिम लेने वाला काम सरकारी एजेंसियां नहीं कर रही है। ठीक है। अब यह बड़ा सवाल है कि ऐसी अंतरिक्ष यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य केवल अमीरों की स्पेस सैर से लेकर जाकर कमाई करना है? बेशक दुनिया में ऐसे कई दिलेर अमीरों की कमी नहीं है जो अंतरिक्ष के सैर के ख्वाब को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन स्पेस की सैर के उद्देश्य इससे भी ज़्यादा है। असल में इनसे लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के रास्ते खुलते हैं और भारी आर्थिक बोझ से जूझ रही सरकारी स्पेस एजेंसियों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। यानी इसके जरिए इंसान अंतरिक्ष को छूकर एक तसल्ली भर नहीं पाना चाहता, बल्कि उस अंतरिक्ष को और निकट से जानना चाहता है। इसका विस्तार खरबों किलोमीटर है, परंतु अब तक की यात्राओं में इंसान ने उसके नगण्य हिस्से को ही जाना है। यानी अभी बहुत अंतरिक्ष में संभावनाएं हैं और आदमी वहाँ कुछ भी नहीं पहुँच पाया, मतलब कि नगण्य के भरो इतना ही जानकारी हासिल हो चुका है। और यह एक हेडलाइन का न्यूज़ था आज। घरेलू मामले में कनाडाई दे रहे थे दखल, यानी जयशंकर ने अमेरिका और ब्रिटेन के कनाडा का समर्थन करने पर बताई सच्चाई। एक्चुअली अमेरिका और ब्रिटेन जो कनाडा का समर्थन में आ गए थे, इसलिए इन्होंने सच्चाई बताया। उन्होंने बोला कि यह हमारा जो कनाडा के साथ रिश्ता है वह जो कठिन दौर से गुजर रहा है। अब वहाँ पर एक्चुअली भारतीय राजनीतिकों की असुरक्षा के कारण रोकना पड़ा वीज़ा का काम। साथ ही बेना संधि में है कि जितने राजनयिक एक देश में रहेंगे, दूसरे देश में उतने ही संख्या का प्रावधान, यानी समानता और सुरक्षा का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ ना समानता है ना सुरक्षा है। एक्चुअली कनाडा के यहाँ पर ज़्यादा ही राजनयिक है, इसीलिए भारत को आपत्ति थी कि कनाडा के राजनीतिकों को उन्होंने बोला था कि यहाँ से आप चले जाइए, जो भी एक्स्ट्रा है वो आप चले जाइए। अब इसी तरह से देखिए, दूसरा है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए भारत ने भेजी राहत सामग्री। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा फ़िलिस्तीन जो है, भारत जो है फ़िलिस्तीन के स्वतंत्रता के मतलब प्रति समर्थक है।
तो वायुसेना के विमान जो है 6.5 टन दवाई और 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र पहुंच गया है। मिस्र के रास्ते गाजा जाएगा और यह मानवीय सहायता है, ना कि राजनीतिक है। अब विमान कौन सा यूज हुआ? C-17 यूज हुआ है। गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया पर इजराइल की भारी बमबारी हो रही है। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल जो है समाप्त होता है। को कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ ही हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे के कुछ नए ट्यूटोरियल में।